अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप अपने बाकी जितने भी क्लास के मेंबर्स हैं उनको भी बता दें कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वी विल वेट 5 मिनट्स एंड देन फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। आपके जो एलएमएस है, इकरा एलएमएस, उस पर भी लिंक अपलोड हुआ हुआ है। दूसरा, आपके सीआर जो है उनको भी लिंक दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप पे भी वो लिंक शेयर हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो काइंडली मीटिंग मैं 5 मिनट वेट कर रही हूँ एंड देन फिर हम अपनी मीटिंग जो है स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास आप लोग के पास स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है। हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। ठीक है। एक्चुअली डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, पहले हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर हम अपने पास इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करें तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग उसी तरीके से काम कर रही है जैसे आपने डिवाइड एंड कॉन्कर के एग्जांपल्स, ये डिवाइड एंड कॉन्कर्स के जो प्रॉब्लम्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, जिसके अंदर आपके पास एक मर्ज सॉर्ट भी आ गई थी। हमने लास्ट क्लास में इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स को भी देखा था। इसके साथ साथ डिवाइड डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है आपके पास सॉल्व कर रही होती है आपके जितने भी सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, एक तो आपके पास होगी कि मेन प्रॉब्लम्स है, उन मेन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए हम काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मेन प्रॉब्लम नहीं है, सब पार्ट्स में डिवीजन होके वो प्रॉब्लम में काम हो रहा है, या सब पार्ट्स के अंदर वो प्रॉब्लम जो है आपके पास काम कर रही होगी, तो उसको हम बेसिकली सॉल्व करने के लिए डायनेमिक प्रॉब्लम या डायनेमिक अप्रोच को हम यूज कर रहे होंगे। Programming in this context refers to a tabular method, not to writing computer code। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग के परस्पेक्टिव से, क्योंकि हमें एल्गोरिदम्स और सूडो कोड्स वगैरह भी चाहिए होंगे, तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू अ टेबुलर मेथड नॉट टू राइटिंग कंप्यूटर कोड्स। हमें यहाँ पे टेबुलर मेथड फॉर्म में, यानी कि टेबल फॉर्मेट के अंदर इस टाइप की, इन टाइप की, यानी कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। ठीक है। अगर हम टेबुलर फॉर्म में या टेबल फॉर्म में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं, इट सिंपली मीन्स कि हम अपने पास मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यूजुअली, क्योंकि टेबल फॉर्म को अगर आपने सॉल्व करना है तो आप इजीली जो है अपने पास से टेबुलर फॉर्म को मैट्रिक्स में मैप कर सकते हैं, रॉज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। जिस तरह से आप 2D और 3D एरे की मल्टीप्लिकेशंस करते थे, या 2D एंड 3D मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी तरीके से उसको भी हम एक टेबुलर फॉर्म कह रहे होते हैं, क्योंकि टेबुलर फॉर्म के अंदर आपके पास जो है रॉज एंड कॉलम जो है डिजाइन हो रहे होते हैं। लेट सपोज ये अगर आपके पास हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स के अंदर भले वो 2D हो या 3D हो, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर कुछ रॉज एंड 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स इसके अंदर आप बना सकते हैं। सेम एज इट इज अगर मैं इसको मैप करने की बात करूँ, तो लेट सपोज के मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हम इसको मैप करके देखते हैं। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 है, 3, 5, 6, ठीक है, 9, कोई भी इतनी मर्जी से रैंडम वैल्यूज हम रख रहे हैं यहाँ पे, 12, 18, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख रहे होते हैं इसके अंदर। नाउ इसके बाद अगर हम अपने पास इस पूरे मैट्रिक्स को फिल कर लें, तो फिल करने के बाद आपके पास, आप इसको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली, अगर हम 2D मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो आपके पास एक और कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा जस्ट फॉर द मल्टीप्लिकेशन। हम सिंगल मैट्रिक्स को टेबुलर मेथड में सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मेरे पास सिर्फ ये एक ही मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली आई कैन नॉट मूव और गो थ्रू फर्दर। तो मुझे उसके लिए कोई ना कोई दूसरा मैट्रिक्स भी चाहिए होगा। जिस तरह से ये एक टेबल फॉर्म में हमने बना लिया मैट्रिक्स की वैल्यू, इसी तरीके से हम एक और मैट्रिक्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं या इस फॉर्म में लिख रहे हैं, बात आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेट सपोज कि ये भी 3 बाय 3 का है, ये 1, 2, 3, हम इसमें सीक्वेंशियली वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। अच्छा, सीक्वेंशियली ऐड करना या ना करना, इट्स टोटली अप टू यू।
हम आपके पास सिक्वेंशियली सिर्फ इसलिए ऐड करें कि वो इजीली समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन रूल ये होता है कि आपके पास जैसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लिकेशन रूल है। अब मैंने इसको एक टैबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है, इट्स अ टेबल फॉर्मेट, और एक ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्मेट। डेफिनेटली इसके अंदर भी आपके पास रोज एंड कॉलम्स अवेलेबल हैं। जैसे कि ये आपके पास एक रो हो गई, ये आपके पास दूसरी रो हो गई, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। बात वही है, आपकी रिप्रेजेंटेशंस के जो फॉर्मेट है सिर्फ वो डिफरेंट हो रहे होते हैं, अदरवाइज काम आपका सिमिलर ही हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा जी, वी टिपिकली अप्लाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग टू ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, हम यहाँ पे भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन की ही बात कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने की अप्रोच हम क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि आपके पास काफी सारी अप्रोचेस थी जिनके थ्रू हम ये काम कर रहे थे। उनमें से ही आज हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन टेबुलर फॉर्म में निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके जो आज हम प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। मल्टीपल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप अपने पास कौन सा मेथड जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं। मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई बात मेंशन है, मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस, ईच सॉल्यूशन हैज अ वैल्यू एंड वी विश टू फाइंड अ सॉल्यूशन विद द ऑप्टिमल वैल्यू। अब ऑप्टिमल वैल्यू दो तरह से मिल सकती है, आइदर या तो मिनिमम ऑप्टिमल या फिर मैक्सिमम ऑप्टिमल। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट और द केस कि आपके पास आप किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो मिनिमल हो या मैक्सिमल हो। आपके पास डिपेंड करता है केस टू केस कि आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन किस तरीके से आपको गेट हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आती है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर व्हेन डेवलपिंग अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। अच्छा, जब हम अपने पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग को बनाने की एल्गोरिदम लिखने की बात करते हैं तो हमें अपने पास ये 4 सीक्वेंस है या 4 करेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, इसको फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर हम इन 4 करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली यू विल गेट नॉट अ ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, पहले आपके पास जो इनके पास सीक्वेंस या स्टेप है, करेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। आप पहले अपने पास करेक्टराइज कर लें कि व्हाट यू वांट, कि आपने चाहिए क्या इन एक्चुअल, और उस एक्चुअल जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपने गेट करना है। दूसरा है रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखिए, पहले पॉइंट में आपको सिर्फ करेक्टराइज करने कहा जा रहा है, और उसी करेक्टराइज को नेक्स्ट स्टेप में कहा जा रहा है कि आप रिकर्सिवली जो है अपने पास डिफाइन करें वैल्यूज। हम जब एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं, लेट सपोज हम बात करते हैं फैक्टोरियल की, जब हम एक फैक्टोरियल का नॉर्मल प्रोग्राम भी बनाते हैं तो उस फैक्टोरियल के नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर आप ये नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि आपने रिकर्जन से या रिकर्सिवली सॉल्व करना है, सो यू कैन यूज मेथड, और उसके अंदर आप अपनी लॉजिक्स इंप्लीमेंट करके एंड इट विल कॉल ऑन द मेन मेथड। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर ये बात मेंशन कर दी जाए या प्रोग्रामिंग में आपको ये बात कह दी जाए कि आपने रिकर्सिवली सॉल्व करना है, रिकर्सिवली सॉल्व का मतलब ये है कि आपके पास आपका ही जो फंक्शन है, आपका ही जो मैकेनिज्म है, मल्टीपल टाइम्स आप ही के एल्गोरिदम में या आप ही के कोड के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर कॉल हो रहा होगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जैसे ही आप अपने पास एल्गोरिदम लिख रहे हो या एल्गोरिदम सॉल्व कर रहे हो, तो आप इस बात को मेक श्योर कर सकें कि जो भी एल्गोरिदम आपका है वो रिकर्सिवली है या नॉर्मली आपने उसको सॉल्व करना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की अगर हम बात नहीं कर रहे तो रिकर्सिवली में आपका टाइम जो होता है वो कम कंज्यूम होता है कंपैरेटिव टू द
जो हम बस कोट कर रहे होते हैं उनके कंपैरिजन में। दूसरा ये कि आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए डेफिनेटली जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी तो आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन भी इजीली गेट हो जाएगा। देन आपके पास यहाँ पे आता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन टिपिकली इन अ बॉटम अप फैशन। हमने लास्ट टाइम एक अपने पास प्रॉब्लम डिस्कस की थी हुफमैन एल्गोरिदम की। उस हुफमैन एल्गोरिदम के अंदर भी आपने बॉटम अप अप्रोच को यूज किया था। तो आपके पास यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि आपके पास, हम अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर बात कर रहे हो तो हम अपने पास कोशिश यही करते हैं कि हम अपने पास बॉटम अप अप्रोच की बात करें। ठीक है। अच्छा, ये हुफमैन एल्गोरिदम ये सारी चीजें जो है ना, ये सब डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर ही आ रही होती है। तो डायनेमिक प्रॉब्लम भी उसी का ही एक हिस्सा है। कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन फ्रॉम कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन। आपके पास जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन है, आपकी जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, इनके अबव स्टेप्स के अंदर जो भी आप अपने पास मैट्रिक्स है या जो भी वैल्यूज आप दे रहे हैं, इन सब की वैल्यूज देने के बाद आप जो है उसको कंप्यूट इजीली कर सकें। इफ वी नीड ओनली द वैल्यू ऑफ an optimal solution and not the solution itself, then we can omit the step 4। अच्छा, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन से, तो हम अपने पास एंड नॉट द सॉल्यूशन इटसेल्फ देखें। दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द सॉल्यूशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ और दैट आर रिक्वायर्ड टू गेन द ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल जो भी आपके पास रिजल्ट है वो आने के लिए आपके पास जितना भी सोल्यूशन आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि वो सोल्यूशन को आप ओमिट कर दें एंड यू जस्ट नीड अ वैल्यू, ओनली ऑप्टिमल वैल्यू, तो फिर आप अपने पास ये जो पॉइंट नंबर 4 है इसको हटा भी सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। बट रेस्ट ऑफ द 3 स्टेप्स आर मैंडेटरी दैट यू हैव टू फॉलो। यहाँ पे आपके पास अगर मैं ये बात कहूँ कि आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंदर ये जो बात लिखी हुई है, कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन फ्रॉम कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी जो आप इंफॉर्मेशन कंप्यूट कर चुके हैं उसकी उससे अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना हो ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो ये वाली बात अगर हम चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन आपके पास सॉल्व होके ही कैलकुलेटेड होके ही आ रही होगी। So if you are not interested to solve a computed solution, you can leave this step. Otherwise, you have to follow the step number 4 as well, जैसे कि आप बाकी के अपने 3 स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा जी। इसके बाद आपके पास जो है, हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसका नाम है नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम जिसको हम डिस्कस करेंगे आज वो है नैपसैक प्रॉब्लम। बेसिकली नैपसैक प्रॉब्लम है क्या? नैपसैक प्रॉब्लम एक आपके पास वेट और प्रॉफिट की प्रॉब्लम है, या फिर वेट और वैल्यू प्रॉब्लम भी कह रहे होते हैं। गिव सम आइटम्स पैक द नैपसैक टू गेट द मैक्सिमम टोटल वैल्यू। ठीक है। बेसिकली सैक का मतलब आपको पता है कि आपके पास कोई भी कह लें कि बोरी हो सकती है, कोई भी बॉक्स हो सकता है, कोई भी आपके पास जो है इन डेप्थ स्टोरेज हो सकती है। तो आपके पास कुछ आइटम्स अवेलेबल है। दिस इज आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। पैक द नेक्स्ट स्टेप टू गेट द मैक्सिमम टोटल वैल्यू। हमें इसमें से मैक्सिमम टोटल वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू को डजंट मीन कि आप इनमें से मैक्सिमम वैल्यू को चूज कर लें। नो, ईच आइटम हैज सम वेट एंड सम वैल्यू। हर आइटम का कुछ ना कुछ वेट होगा और उनकी कोई ना कोई वैल्यूज होंगी। ठीक है। यहाँ पे आपके पास वेट गिवन है, यहाँ पे आपके पास उनकी वैल्यू गिवन है। कुछ सिनेरियोज और कुछ केसेस में यहाँ पे वेट के साथ इनको प्रॉफिट्स भी कहा जा रहा होता है। ये आपके पास वेट है और ये इस वेट का प्रॉफिट है। यहाँ पे आइटम्स की जगह आपको ऑब्जेक्ट्स भी कहे जा रही थी। आइटम आर ऑल्सो काउंट इन एन ऑब्जेक्ट, अगर हम प्रोग्रामिंग की परस्पेक्टिव या एल्गोरिथम की परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो। सो टोटल वेट दैट वी कैन कैरी इज नो मोर देन सम फिक्स नंबर डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू दिस वन। यानी कि आपके पास जो भी टोटल वेट आ रहा है वो कोई फिक्स नंबर नहीं हो सकता, हम डब्ल्यू वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So we must consider weight of item as well their values। अब आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है या जो भी आपके पास वेट गिवन है,
हम उसके पर्सपेक्टिव से सॉल्व करनी है चीजें। हम अपने पास दोबारा ही पॉइंट पढ़ रहे हैं, ईच आइटम हैज सम वेट एंड सम वैल्यूज। तो आपने इसके अंदर दोनों चीजें गिवन है। दूसरा, आपने गेट क्या करना है, गेट द मैक्सिमम टोटल वैल्यू। हमें इन टर्म्स ऑफ वेट मैक्सिमम टोटल वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं। पहला सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे देखें इन टर्म्स ऑफ वेट, जिसका सबसे ज्यादा वेट है, जिसकी उसकी वैल्यू सबसे कम है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसका वेट सबसे कम है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो आपने नैपसैक से सॉल्व करनी है। लेट मी हाईलाइट दिस कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एट वैल्यू की, तो इस एट का अगर हम यहाँ पे देखें तो इस एट की जो वैल्यू है वो है वन, यानी कि वेट बहुत कम है। इट इज द वैल्यू एंड वेट इज लेस। सेम एज इट इज, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे मैं कहूँ कि ये मेरे पास सबसे हाईएस्ट वेट है, तो हाईएस्ट वेट होने के बावजूद आपके पास यहाँ जो वैल्यू है वो हाईएस्ट नहीं है, वो सबसे लीस्ट वैल्यू है कंपैरेटिव टू द ग्राफ, ठीक है। ये एक दूसरा पॉइंट हो सकता है। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर इन बिटवीन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट। सो द प्रॉब्लम इज कि हाउ कैन वी अचीव मैक्सिमम टोटल वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेट बात करेंगे या फिर हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बात करेंगे, तो या हम इन दोनों के पर्सपेक्टिव से एक साथ बात करें। सो यू हैव मल्टीपल सजेशंस और मल्टीपल सिनेरियोस, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नैपसैक प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम होती है। इसको सॉल्व करने के टू और थ्री मेथड्स हैं, वो हम सब अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाता है कि देयर आर टू वर्जन्स ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे पास इस प्रॉब्लम के दो वर्जन्स। अगर हम फर्स्ट वर्जन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वर्जन के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहला प्रॉब्लम क्या था, इसमें जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम। जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम क्या कहती है कि आइटम्स आर इनडिविजिबल। आइटम्स में डिवाइड नहीं हो सकते, डिविजिबल नहीं है। यू कैन टेक एन यू आइदर टेक एन आइटम और नॉट। सम स्पेशल इंस्टेंस कैन बी सॉल्व्ड विद डायनेमिक प्रॉब्लम। जीरो वन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास कुछ आंसर इस तरीके का मिलता है कि जीरो डिवाइडेड बाय वन। तो अगर हम जीरो डिवाइडेड बाय वन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर किस तरह से आएगा, ये मेरे पास जीरो लेट सपोज है और मैं इसको अगर वन से डिवाइड करूं, तो आंसर आपके पास डेफिनेटली जीरो पॉइंट क्या होना चाहिए, वन। तो इस टाइप के जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, वो ये कह रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। 0.1 अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आंसर क्या आ रहे हैं, पास जीरो ही आ रहा है। वो पॉइंट वन तक भी आपकी वैल्यू नहीं पहुंच पा रही। सो डेफिनेटली ये आपके पास एक बहुत बड़ा सिनेरियो है जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज, ठीक है। कि अगर हम अपने पास कोई ऐसी वैल्यू इन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम की जिसके अंदर आपके पास डिविजिबल आइटम नहीं हो रहे, तो आपके पास एक स्पेशल केस या स्पेशल इंस्टेंस क्रिएट करके आपने डायनेमिक अप्रोच लगा के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सेकेंडली, आपके पास यहाँ पे जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है वो है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर आपके पास क्या होगा, आइटम्स आर डिविजिबल। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट अगर आप टू देखें, तो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है इस बात को कि आपके पास आइटम्स जो हैं फ्रैक्शन में आएंगे। इट मींस कि मेरे पास जो भी मेरे आइटम हैं वो डिविजिबल फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। मैं उस प्रॉब्लम में अपने आइटम्स डिवाइड कर सकती हूँ। इन प्रीवियस हमारे पास आइटम्स जो थे वो इनडिविजिबल भी थे। अब अगर हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि दे आर अलाउड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास, जैसे ऊपर वाली अभी हमने एक एग्जांपल में देखा कि आप अपने पास जो थे वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज के जीरो वन की वो प्रॉब्लम थी।
अब अगर आपके पास इसी तरीके से कोई और प्रॉब्लम आ जाती, लेट सपोज मैंने कहा 1/100 या 1/10, आपके पास अगर हम कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट में क्या क्रिएट हो रहा होगा। लेट सपोज हम यहीं पे कर लेते हैं, अपने पास डिवीजन 1/10, so definitely you will get 0.1. दिस इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल वैल्यू। ये फ्रिक्शनल वैल्यूज जो हैं हमारे पास, वो इजीली जो है काउंटेबल है इस वाली एग्जाम्पल के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर। हर वो एग्जाम्पल जो आप अपने पास फ्रैक्शनली सॉल्व कर सकें, वो आपके पास फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में आती है। यू कैन टेक एनी फ्रैक्शन ऑफ एन आइटम। एनी फ्रैक्शन ऑफ एन आइटम का मतलब क्या है हमारे पास, कि जो आपने अभी प्रीवियस वाली एग्जांपल देखी थी, जहाँ पे आपके पास वेट और वैल्यूज थी, तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे अपने पास फ्रैक्शंस बना लें। फ्रैक्शंस क्या बना सकते हैं, कि लेट्स सपोज कि सॉरी, मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास मुझे क्रिएट करना है फ्रैक्शन, सो 1/8 इज इक्वल टू सम आंसर। ठीक है, मैसेज पे बता दें या फिर आप चाहें तो माइक ऑन करके बता सकते हैं इसके आंसर। 3/6 एंड लास्टली 5/5। तो आपके पास यहाँ पे जो है वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन। जब आप 3 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो आपके पास डेफिनेटली आंसर क्या आ रहा है, 0.5। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 1 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0.1, 0.125 टोटल एक्चुअल जो आंसर हमारा बनता है। तो यहाँ पे कहने का मकसद क्या है, कि आपके पास सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट जो है वो हम ले सकते हैं। अच्छा, मैंने जो फ्रैक्शंस बनाए हैं वो वेट डिवाइडेड बाय वैल्यू करके बनाए हैं, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेक दिस कैलकुलेशन, लाइक ऐसे नहीं करता कि ये मैंडेटरी कैलकुलेशन है, हमने हमेशा इसी तरीके से ही करना है। बट यस, अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस कि आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो केसेस हैं जिनके बिहाफ पे या जिनको लेके हम अपने पास जो है ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आती है यहाँ पे नेपसेक 01 प्रॉब्लम। सबसे पहले हम अपने पास बात करते हैं, दो वर्जन थे हमारी प्रॉब्लम के, तो मेरे पास पहला जो वर्जन था 01 प्रॉब्लम का, हम अब उसको डिस्कस करते हैं। तो उस प्रॉब्लम में एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे पास आ क्या रही है। गिवन अ knapsack with maximum capacity W and set of S consisting of n items। हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी है W की, और आइटम जो है हमारे पास S के अंदर मैप कर रहे हैं। ईच आइटम I हैज सम वेट एंड बेनिफिट वैल्यू ऑफ B। अच्छा, यहाँ पे आपके पास, आपको समझ में आ गया कि आपके पास एक W गिवन है, दूसरा आपके पास यहाँ पे आपको B गिवन है, ठीक है। बेनिफिट्स के लिए हम B का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, और दूसरा जो आपके पास वेट है उसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट वाली जो एग्जांपल हमने एक विचार देखा, तो उसमें हमारे पास वेट और वैल्यू होती है। तो मैंने कहा था ना कि ये जो कॉलम नेम्स हैं दे कैन बी चेंज, जरूरी नहीं है हमेशा आपके पास सेम ही कॉलम नेम से ये शो करें। ऑल WI एंड WR इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। वेट हमेशा आपके पास जो है इंटीजर वैल्यूज में रहेगा, ओके। हाउ, अच्छा, प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, हम उसकी बात करते हैं। हाउ टू पैक द स्नैपसैक टू अचीव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैक आइटम्स, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम नैपसैक प्रॉब्लम मैक्सिमम वैल्यूज को, टोटल वैल्यू को अचीव करना है, तो हम किस तरीके से अपने पास कर सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं 01 के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हमने भी लास्ट फ्रैक्शन वाला देखा था जिसमें हम डिवीजन कर रहे थे। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर नैपसैक प्रॉब्लम चल रही हो, तो हम उसके अंदर किस तरीके से काम करते हैं।
प्रॉब्लम को अगर इन अदर वर्ड्स अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म में या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर आपके पास सबमिशन फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें, तो आपके पास इन अदर वर्ड्स टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ बी, बी आपके पास बेनिफिट्स थे सब्जेक्ट टू डब्ल्यू, यानी कि W1 W2, यानी कि वेट 1 वेट 2 वेट 3, जितनी आई की वैल्यू होगी उतनी आगे पास वेट जो है इंक्रीज और एक्सीड होते जाएंगे। आई बिलोंग्स टू टी, टी आपके पास कोई भी टाइम हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी टर्म मेंशन हो सकती है। द प्रॉब्लम इज कॉल्ड 0 1 प्रॉब्लम बिकॉज ईच आइटम मस्ट बी इंटायरली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। यानी कि अगर आपके पास 1 आ रहा है इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट, इट सिंपली मीन्स कि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास एक्सेप्टेड है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 0 आंसर आ रहा है तो द वैल्यूज आर या द वैल्यूज कैन बी रिजेक्टेड। 0 1 अप्रोच के अंदर आपके पास हम ब्रूट फोर्स अप्लाई करते हैं। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले ब्रूट फोर्स की कि व्हाट इज ब्रूट फोर्स। बेसिकली ब्रूट फोर्स एक अप्रोच होती है। इस अप्रोच के अंदर हम अपने पास ये चेक कर रहे होते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर टास्क या टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड बेसिकली। तो अगर हम ब्रूट फोर्स लगा रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपने उसका पहले टाइम कैलकुलेट कर लेना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी और इसकी या फिर आपके पास इसका रनिंग टाइम कितना होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अगर अपने माइंड में रखते हैं तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिदम। हम ब्रूट फोर्स जब लगाएंगे तो उससे पहले हमारे पास स्ट्रेट फर्स्ट एल्गोरिदम देख लेते हैं इस पे लगा के कि ये किस तरीके से काम करेगा। 0 1 प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व ही ब्रूट फोर्स अप्रोच से होगी। ठीक है, प्रॉब्लम वो 0 1 की ही है, लेकिन जो हम अप्रोच यूज कर रहे होंगे वो अप्रोच आपके पास जो यूज होगी वो आपके पास जो है वो ब्रूट फोर्स की होगी। अब अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ आपके पास कि आपने वी को सिंस देयर आर एन आइटम्स, ठीक है, हमारे पास एन नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल हैं, देयर आर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आइटम, हमारे पास आइटम की कॉम्बिनेशन जो है मल्टीपल हैं, लेकिन वी गो थ्रू ऑल कॉम्बिनेशंस एंड फाइंड द वन विथ मैक्सिमम वैल्यू एंड विद टोटल वेट लेस और इक्वल टू डब्ल्यू। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 0 1 प्रॉब्लम में हम सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना, जैसे यहाँ पे आपके पास मेंशन है 2 की पावर n। लेट सपोज कि आपके पास मैंने कह दिया कि जो n है n = 3 है, यानी कि आपके पास जो 2 है, 2 की पावर जो होगी वो आपके पास 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 की पावर मेरे पास यहाँ पे 3 है। अगर हम 2 की पावर 3 की बात करें तो 2 की पावर 3 मेरे पास होती है इक्वल टू 8। तो 2 की पावर 3 = 8 का मतलब क्या हुआ आपके पास कि आपके पास जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब आइदर वो आपके पास वेट और उनके मैक्सिमम वैल्यूज के साथ आप बना ले, वेट और बेनिफिट्स के साथ आप बना ले। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किन दो कॉलम्स या किन दो टेबुलर फॉर्म्स या किन दो पैरामीटर्स को लेके अपने पास सॉल्यूशंस निकाल दें। लेट्स सपोज इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, अगर कोई समझ में ना आ रहा हो कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मेरे पास जो है 2 की पावर 3 है। मैंने कहा मेरे पास एक सेट है A, B, C का। अब आपने इन तीनों के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक है। तो आपका पहला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, हम मोस्टली पहला कॉम्बिनेशन नल रख रहे होते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद आपके पास तीसरा थर्ड वाला हो जाएगा बी। इसी तरह आप एक और कॉम्बिनेशन बना लेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास वैल्यूज कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा आप वैल्यूज रखते जाएंगे उतने ज्यादा जो है आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस यू हैव टू मेक। अब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ A, B हो सकता है मेरा एक कॉम्बिनेशन। इसी के साथ साथ मेरे एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है A, C का। सेम एज इट इज इसी के साथ हम एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपने पास
कौन सा बना है, बी कॉमा सी का, बी कॉमा सी। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जी, मैं एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकती हूँ अपने पास, जिस कॉम्बिनेशन में मेरे पास तीनों आ रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। इट मीन्स के वी हैव टू टेक नल वैल्यू फर्स्ट, देन हम अपने पास अलग अलग बनाते हैं, एंड देन आपके पास जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो, अगर लेट सपोज यहाँ एन की वैल्यू 4 होती तो हम 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एन की वैल्यू 2 होती तो हम 4 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये 3 आपके पास बता रहा होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। उस एलिमेंट को देखते हुए आप अपने सॉल्यूशंस डिसाइड करते हैं। मेरे पास 3 एलिमेंट्स थे तो मैं ए बी सी वाले, आप 1 2 3 भी ले सकते थे, एक्स वाई जेड भी ले सकते थे, कॉम्बिनेशंस पता चल गए। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई कि सिंस देयर आर एन आइटम्स, देयर आर 2 की पावर n, जैसे हमने 2 की पावर n रखी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आइटम, we go through all combinations and find the maximum value एंड विथ टोटल वेट लेस और इक्वल टू डब्ल्यू। अब यहाँ पे आपने देखा मैंने एबीसी की फॉर्म में लिखा है, आपके पास हो सकता था कि एबीसी की फॉर्म में ना होती वैल्यूज, आपके पास लेट सपोज 2 की पावर 3 ना होती, 2 की पावर 2 होती, तो फिर आपके पास वैल्यू क्या आ रही होती, 4। तो अगर हम 2 की पावर यहाँ पे 2 रख रहे होते तो यहाँ पे आपके पास ना 4 का कॉम्बिनेशन, ये कहा जा रहा है कि आपके पास कॉम्बिनेशन तो आपने बनाना ही बनाना है, मैक्सिमम वैल्यू और विथ टोटल वेट लेस और इक्वल टू डब्ल्यू। अब लेट सपोज कि मैंने कह दिया कि मेरे पास 1 2 के कॉम्बिनेशन आपने डिजाइन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक को वेट कंसिडर कर लें, एक को वैल्यू कंसिडर कर लें। ठीक है, मेरे पास 1 वेट है और 2 वैल्यू, तो पहला कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली आपका नल में चला जाएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन आपका 1 में आ जाएगा, तीसरा कॉम्बिनेशन आपका 2 में आ जाएगा, देन द थर्ड वन विल बी 1। अच्छा, मैं कॉम्बिनेशन छोटे बना रही हूँ, आप अपने पास कॉम्बिनेशंस बड़े भी बना सकते हैं। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशंस मेरे जैसे बन गए। उसकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास यही रहेगी कि 2 की पावर n, बिकॉज n इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो जितने आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इट विल बी काउंटेड इनटू अ पावर ऑफ 2। तो आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 2 की पावर n आपके पास एक बहुत कह लेंगे क्लासिकल या क्लासिक नहीं कहलाती आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपके पास जो टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज मच हायर। इस वजह से हम अवॉइड करते हैं इतनी ज्यादा ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज को लेने में। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपके पास, वी कैन डू बेटर विद एन एल्गोरिदम बेस्ड ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। हाँ, तो पास इस एल्गोरिदम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग से थोड़ा बेहतर भी कर सकते हैं। कैसे, वी नीड टू केयरफुली आइडेंटिफाई दी सब प्रॉब्लम्स। हमारे पास ना पहले तो सब प्रॉब्लम्स इसके अंदर आइडेंटिफाई करनी होंगी कि कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास यहाँ पे कर रही हैं, या कौन कौन सी जो चीजें हैं वो आपको सब मिल के सब पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। अच्छा, सब प्रॉब्लम्स एक्चुअल में आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि एक्चुअल में ये होती क्या है। तो अगर हम सब प्रॉब्लम्स की बात करें तो एक्चुअल में सब प्रॉब्लम्स या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको डिवाइड करवा रही हो या आपको डिवाइड करने पे कह रही हो, ठीक है, उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको मैं एक्चुअली में हटा रही हूँ ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी क्लियर रहे। ठीक है, ये वाली भी हमने एक सॉल्व की थी, इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं ताकि ना आपको स्क्रीन क्लियर रहे मेरी। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ पे knapsack गिवन अ knapsack विद एग्जाम्पल कैपेसिटी W एंड अ सेट कंसिस्टिंग। अच्छा, ये वही वाली बात आ गई जो हमने कहा था कि आपके पास सेट बेस्ड होंगी चीजें। ठीक है, सेट बना रहे होंगे हम अपने पास कंसिस्टिंग ऑफ एन आइटम, जैसे मैंने ये सेट्स बनाए हैं इसी तरीके से आपके पास यहाँ भी सब प्रॉब्लम देखें। मेरे पास ना ये एक सेट था एबीसी का, यहाँ पे एक सेट था 1 2 का, आपने इस सेट से मल्टीपल सब सेट्स क्रिएट किए हैं, सब प्रॉब्लम्स को में अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड किया है। ईच आइटम आई हैज सम वेट ब्लू एंड बेनिफिट वैल्यू, ऑल डब्ल्यू एंड आर आर इंटीजर वैल्यूज हम पहले भी कह चुके थे। ठीक है, तो इसी के साथ एक यहाँ पे क्वेश्चन था, हाउ टू पैक knapsack प्रॉब्लम टू अचीव मैक्सिमम वैल्यू। देखिए, क्वेश्चन अभी तक वही है कि हम किस तरीके से दोनों अप्रोचेस को यूज करते हुए आइटम्स को गेट करेंगे। तो वी कैन डू अ बेटर एल्गोरिदम बेस्ड ऑन डायनेमिक। ठीक है, तो इसमें एक और जो चीज है वो ये कह रही थी कि वी नीड केयरफुल आइडेंटिफाई
लेट्स ट्राई दिस इफ आइटम आर लेबल्ड वन एट टू द एन। लेबल्ड आइटम हमने वन से लेकर एन दिए, आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री। इसी तरह आप चाहें तो ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू एंड ऑब्जेक्ट थ्री भी कह सकते हैं। देन अ सब प्रॉब्लम वुड बी टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, लेबल्ड आइटम वन से लेके आइटम के तक पहला पॉइंट आ गया। दिस इज अ रीजनेबल सब प्रॉब्लम डेफिनेशन। क्या अपने पास आइटम्स को डिवाइड कर लें। द क्वेश्चन इज कैन वी डिस्क्राइब द फाइनल सोल्यूशन। इनके एस ऑफ एन ऐसा सब सेट को कह रहे हैं, सब प्रॉब्लम्स को कह रहे हैं। nth प्रॉब्लम के लिए इन टर्म्स ऑफ सब प्रॉब्लम, यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, एस ऑफ एन का, यानी कि कितनी nth की वैल्यू हुई, जिस तरह हमें बता दें वन है, टू है, थ्री है, फाइव है। इसी तरीके से लेबल क्या है, के तक, केथ एलिमेंट है,